Guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video, we will discuss some important question of ECU 11, that is element of income tax. ठीक है, बहुत एक तरह से बोले इम्पॉर्टेंट, ये एक तरह से सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है बहुत लोगों के लिए। क्वेश्चन में बैक बहुत लोगों की आती है, बैक मतलब क्या बोलूँ मैं, आती है। क्योंकि इग्नू के एक तो स्टडी मटेरियल जो है वो उसमें जो डेफिनेशन है इसकी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है। ठीक है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो हमें कोई बताता भी नहीं इग्नू में। ठीक है ना, क्लासेस होती हैं प्रॉपर। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या क्वेश्चन कर लें जिससे हम पास हो सकते हैं। ठीक है, आपका ये इजी हो जाए इसके लिए मैंने एक और चीज़ इसमें ऐड करी है। जो क्वेश्चन कितने बार पेपर में आए हुए हैं वो मैंने आगे लिख दिया है। ठीक है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय पक्वटीज़। ठीक है, स्टेट द टाइप्स ऑफ इट, एक्सप्लेन टैक्सेबल पक्वटीज़। ठीक है, पक्वटीज़ होती क्या है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, एक्सप्लेन टैक्सेबल पक्वटीज़। ठीक है, जो टैक्सेबल पक्वटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सिंपली अगर पक्वटीज़ देखा जाए तो क्या होता है, ये जो सैलरी और वेजेस के अलावा जो चीज़ हमें मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, वो क्या होता है, पक्वटीज़ होता है। इसके 3 टाइप होते हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और एक मिड वाला होता है, उसका नाम आप देख लेना क्या होता है। ठीक है, 3 टाइप के ये होते हैं पक्वटीज़ हमारे। फिर एक्सप्लेन द टैक्सेबल पक्वटीज़, जो टैक्सेबल पक्वटीज़ होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो कम से कम आपको 6-7 तो सारे एग्जांपल याद कर रहे हैं, क्योंकि कौन कौन से पक्वटीज़ टैक्सेबल होते हैं, कौन से नॉन टैक्सेबल होते हैं, कौन से एक तरह से उस पर कंडीशन होती है, तो वो कंडीशनल पक्वटीज़ बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो 3 टाइप हमारे यहाँ से हो गए। फिर एक बार मैं पेपर का पैटर्न भी दिखा देता हूँ, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ताकि आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, हाँ, जैसे ये एक पेपर उठाते हैं जून 2021 का, लास्ट सेमेस्टर का है ये। तो देखो मैं पेपर का फॉर्मेट बता देता हूँ, पता होगा सबको, पता होगा, जिसको नहीं पता हो जिसको पता है वो आगे फॉरवर्ड कर लें, इसको नहीं पता ध्यान से सुनो। इसमें हमें टोटल क्वेश्चन जो करने होते हैं 4 करने होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट कंपलसरी। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आपको टैक्सेबल सैलरी करना ही करना है। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी छोड़ के आओगे 14 मार्क्स कवर करता है हमारा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है 14 मार्क्स पास होने के लिए। अराउंड 14 मार्क्स का अगर टैक्सेबल सैलरी कर लेते हो और एक कोई क्वेश्चन कर लेते हो थ्योरी का, तो पास हो जाओगे आप। ठीक है, बाकी अच्छे नंबरों के लिए तो हाई। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो, हमें निकालना है क्या इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अनुराग। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 2020-21। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है टैक्सेबल सैलरी से कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। बाकी 3 क्वेश्चन करने हैं। ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 6 क्वेश्चन। तो 6 में से 5 बचे, 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं हमें। तो एक आप न्यूमेरिकल कर लो, बाकी 3 थ्योरेटिकल मेरे ऊपर छोड़ो। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या करना है, कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स या फिर टैक्सेबल इनकम। इसके लिए भी आपकी एक हेल्प कर दी है मैंने, इसमें PDF सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो टैक्सेबल सैलरी के हैं सॉल्यूशन के साथ मैंने मर्ज कर रखे हैं। आप अगर नीचे जाओगे PDF में तो आपको अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन सारे वो। ठीक है, तो सब मैंने नीचे मर्ज किया है, तो आप देख सकते हो वहाँ जाके। अब क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविडेंट फंड, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है। PF क्या होता है, प्रीवियस कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं PF के। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। ठीक है, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस पे भी आता है, तो ये भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, ये पिछले से सेमेस्टर में भी आया था, लाइक ये जो अभी जो हुआ था फैब में हुआ था, इसमें भी आया था। फिर द इंसिडेंट ऑफ इनकम टैक्स डिपेंड अपॉन द रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एन SSC। तो रेजिडेंट स्टेटस जो होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको कर ही लेना है। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन है काफ़ी यहाँ पे। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ठीक है, किसी भी 2 पे क्या करना है, नोट्स लिखना है। तो इस शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दी थी। तो आप जो ये प्रीवियस मैंने अराउंड 2-3 महीने पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, वहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर एक शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, TDS जिसको बोलते हैं। ठीक है, दैट कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होता है। फिर रेजिडेंट स्टेटस ऑफ HUF इंडो अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ये देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल के दिखे, प्रैक्टिकल के 1 क्वेश्चन, सर थ्योरेटिकल के 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एक हमारा प्रोविडेंट फंड। 3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो इसके, बाकी 1 क्वेश्चन ये। ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन आप करते भी हो, ये भी छोड़ते हो, तो आपका नंबर काउंट करो। 12 मार्क्स का यहाँ से आपका गेन होगा, 6 मार्क्स यहाँ, 12 और 6 18 मार्क्स, और यहाँ से जो ये पक्वटीज़ वाला था 12 मार्क्स का। ठीक है, तो आप यहाँ से
18 और 12 मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 20 और 26, तो 26 मार्क्स तो कर सकते हो आप इजली। बाकी ये क्वेश्चन आपको करना होगा। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो सिंपली आप इसका फॉर्मेट याद करो। स्टार्टिंग का तो कुछ ना कुछ करोगे तो इसमें फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। तो 14 मार्क्स में से आपको 6-7 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। तो हमारे वहाँ पर 26 मार्क्स हुए थे, 26 में 6 और ऐड करो 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जिनको पास होना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को बस पास होना होता है, तो ये पास होने वालों के लिए बता दूँ। बाकी जिसको अच्छे नंबर चाहिए हो तो ऑब्वियसली बात है वो 1 महीने पहले से ही टैक्सेबल सैलरी निकाल के बैठा होगा, कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब बाकी जिनको पास होना है, जो 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले या 1 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, उनके लिए ये ट्रिक है। ठीक है, तो वो यूज़ करना है ट्रिक। आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF पे। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको बताया, देखो ये आया हुआ है पेपर में, 7 बार आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तो रट के चले जाना है। फिर हाउ प्रॉपर्टीज़ आर टैक्सेबल इन नॉन कैटेगरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउ इज इट डिटरमाइंड। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। प्रीवियस ईयर में अभी आपको मैंने ये क्वेश्चन दिखाया ना, ये आता है। ठीक है, 5 बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसके मायने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मैंने प्रीवियस ईयर जो लिया ना, ये मैंने 2014 के बाद से लिए हैं। ठीक है, तो अभी उसके पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, तो वो मैंने लिए नहीं है, तो वो देख लेना आप। ठीक है, कितने बार आया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से। ठीक है, अब इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे। एनुअल वैल्यू वाला मैंने आंसर लास्ट में ऐड किया है, तो मैं लास्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, जो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं इसके लिए। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एनुअल वैल्यू वाला। हाँ, ये आंसर है। ठीक है, कि एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हाउस रेंट अलाउंस का। ठीक है, तो इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली क्या है, ही इज़ इन इंडिया फॉर द पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल 182 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज में इंडिया में होना चाहिए कितना, सॉरी 182 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ही इज़ इन इंडिया फॉर 60 डे मोर देन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये हो गया। फिर हैज़ बीन इंडिया फॉर 365 और मोर देन 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली क्या है, प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये तो 2 कंडीशन होती है। फिर एक्सेप्शन भी होते हैं कुछ इसके, लाइक इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। कोई भी प्रीवियस ईयर में मान लो कोई इंडिया छोड़ के जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। द पीरियड ऑफ 60 डे इन कंडीशन ऑफ नंबर 2 सुप्रा शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाई 182 डेज, दैट इज ही शैल नॉट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस his stay in India at least 182 days during the relevant previous year which he lives India। मतलब इसका सिंपल सा बोलना चाहते हैं ये कि कोई मान लो ए बंदा है। ठीक है, ए कोई पर्सन है, वो जाते हैं इंडिया छोड़ के बाहर फॉरेन काम करने के लिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में अगर 182 डेज नहीं रहा है, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा, इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, उसकी सिटीजनशिप नहीं काउंट होगी। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी के अंदर में। ठीक है, अगर उससे पहले मतलब 182 डेज प्रीवियस ईयर रह के गया है तो उस ईयर तो काउंट होगी, उसके बाद भले ही ना हो। ठीक है, तो ये है। तो ऐसे इसकी कंडीशंस हैं, ए कंडीशन, बी कंडीशन। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कुछ, जैसे अ पर्सन इज to be Indian origin if he either of his parents or grandparents was born in undivided India। ठीक है, अनडिवाइडेड मतलब आज़ादी से पहले। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मींस द प्रीवियस ईयर फॉर विच द रेजिडेंट स्टेटस इज बीइंग डिटरमाइंड। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी कॉन्टीन्यूअस पीरियड। ये जो नहीं है, लाइक मान लो ए था। ठीक है, कोई ए है, वो बहुत घूमता है बाहर, तो वो पहले गया, वो 365 डेज़ होते हैं ना, तो 365 दिन में से 50 दिन वो चला गया बाहर। फिर इंडिया में आया, 100 दिन रहा वो, फिर चला गया वो 50 दिन बाहर, फिर आया इंडिया में 85 डेज़ रहा। ठीक है, तो उसके 185 तो कंप्लीट हो गए, तो उस टाइम पे भी वो क्या कहेगा, उस टाइम पे भी उसको इंडिया का सिटीजन बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल मिला के 182 डेज़ रहना है उसको, 185 डेज़ रहना है, कॉन्टीन्यूअस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी ओनली एट वन प्लेस। ठीक है, ही मे बी स्टेट इन बॉम्बे, तो ये सिंपल सी बात है, वो बॉम्बे भी रह सकता है, दिल्ली भी रह सकता है, बैंगलोर भी रह सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट अगर आप लिख भी दोगे ना, लाइक ये लिख दो पहला पॉइंट, फिर ये एक्सेप्शन 1-2 लिख दो, फिर इसके क्या क्या एक्सप्लेनेशन है 2-3 ये लिख दो, तो इस पर भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे। आपके रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूल्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, तो अब से आपको ये समझ में आ गया हाउस रेंट अलाउंस वाला जो मैंने अभी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने।
ठीक है, ये समझ गए होगे एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज सेम एज इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो इसके 4-5 केसेस होते हैं कि जब इनकम मतलब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट क्या होता है। प्रीवियस ईयर जो जिस ईयर में हमने कोई काम किया हो, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है क्या 2022 चल रहा है, तो 2021 हमारा प्रीवियस ईयर होगा और असेसमेंट क्या ईयर कौन सा होगा जब भी चल रहा है 2022 से 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो कौन से केसेस में दोनों सेम काउंट किए जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर होता है और जो असेसमेंट ईयर होता है, ये दोनों काउंट किस केस में से मतलब काउंट होते हैं सेम। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार जो फैब में एग्जाम हुए थे वो आया हुआ था। ठीक है, तो आंसर हमने बताए थे, बच्चों ने करके भी आया था, तो ये क्वेश्चन ईजी भी था, अच्छा भी है। देखो ये था क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर द केसेस वेयर, दो टाइप के क्वेश्चन आज बनते हैं इससे, व्हाट आर द केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम। एक और क्वेश्चन बनता है व्हेन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम हो जाएंगे। पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, कोई नॉन रेजिडेंट है उसका शिपिंग बिजनेस है तो वो भी इसी में काउंट होगा कि उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होगा, सेम होगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया, कोई अगर पर्सन इंडिया लिव करता है तो उसका भी सेम यही कंडीशन होगा कि उसका भी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होगा, सेम होगा। थर्ड जो कंडीशन है वो हमारी है assessment of association of person of a body of individual or artificial person formed for a particular event। है कोई चीज़ हो रही है, इवेंट हो रही है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इवेंट करवा रही है तो उसके लिए भी अगर ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी भी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की सेम होगी। फिर असेसमेंट ऑफ अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ठीक है, जो अवॉइड टैक्स करने के लिए प्रॉपर्टी को एक तरह से भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, उसको सिंपली क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक है, इनकम को क्या करते हैं, क्लब करते हैं किसी और के साथ। ठीक है, तो वो होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। फिर एक और पॉइंट होता है, फिफ्थ पॉइंट लिख लेना है इसका, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, मान लो फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है तो उसमें भी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गए होंगे, ये हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू बी डिटरमाइन रेजिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मैंने शायद क्वेश्चन तो ऊपर नीचे कर दिया, ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना जो मैंने बताया रेजिडेंट वाला, ये था इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का रेजिडेंट वाला आंसर है, और जो ये हमारा कहाँ गया, थर्ड क्वेश्चन है ना हाउस रेंट प्रॉपर्टी, ये मैं नीचे दिखा दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू फाइंड रेजिडेंस स्टेटस ऑफ HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रेजिडेंस स्टेटस होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें भी यही पॉइंट्स कुछ लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आंसर आप नीचे आपको PDF में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। हाउ टू कंप्यूट अलाउंस अंडर द हेड ऑफ सैलरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो जो अलाउंस होते हैं वो कैसे वो करते हैं, तो इसका सिंपल मेथड बताऊँ, थोड़ा सा आपको इसमें याद करना होगा, बाकी आप सिंपली 3 चीज़ याद कर सकते हो जो ये सैलरी में होती है ना। अलाउंस 3 टाइप की होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, और एक तो होता है फुल्ली टैक्सेबल, और एक होता है कि अनटैक्सेबल बोल सकते हो। ठीक है, जिस पे टैक्स नहीं लगता है, और एक होता है पार्शियल टैक्सेबल। तो तीनों आपको तीनों की लिस्ट याद करनी है, तीनों की लिस्ट मैंने यहाँ पे वैसे दे रखी है आई थिंक। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा अलाउंस वाला। तो अलाउंस तो फिक्स क्या है, मॉनेटरी अमाउंट होता है। ठीक है, सिंपली अगर अलाउंस को डिफाइन करना चाहिए तो क्या होता है, मॉनेटरी अमाउंट होता है पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस वेदर फॉर पर्सनल और परफॉर्म फॉर हिज ड्यूटीज। दीज अलाउंस आर जनरली टैक्सेबल एंड आर बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी अनलेस अ स्पेसिफिक एग्जेम्प्टेड। ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम होता है, पहला होता है फुली टैक्सेबल, दूसरा एग्जेम्प्टेड और दूसरा पार्शियली होता है। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, आपने ये डेफिनेशन लिख दिया, फिर तीनों अलाउंस लिख दो, आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो फुली टैक्सेबल में कौन सा होता है, DNS अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, टिफिन अलाउंस होता है, और सर्वेंट अलाउंस होता है। पता होगा आप सबको, टिफिन होता है जो खाने के लिए मिलता है, सर्वेंट मतलब आपके पास कोई सर्वेंट रखा जाता है, तो होता है मेडिकल मतलब जो आपको बीमारी होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए आपको दिया जाता है। फिर DNS अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्शियल में क्या क्या आता है, हाउस रेंट आता है, इंटरटेनमेंट आता है, ट्रैवल आता है, क्योंकि पार्शियल होता है, कभी कभी होता है। फुली टैक्सेबल में क्या क्या आता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। ठीक है, अब देखो ट्रैवल अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, थोड़ा सा अलग है दोनों। ठीक है, फिर फॉरेन अलाउंस होता है, फिर अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, फिर उसके बाद अलाउंस टू हाई कोर्ट जज। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सारे हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम के एग्जांपल 10 पूछते हैं। ठीक है, तो आपको 10 कम से कम एग्जांपल याद करके रखने, पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे ये इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो हो गया हमारा सैलरी वाला हो गया। 7th क्वेश्चन, ये भी 2 या 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। जो इसके अंदर फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम है ना, ये कई बार आ रखा है, ये 5-6 बार आ रखा है, तो इसको मार्क कर लेना। फिर डिफाइन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है? ऐसी सैलरी जो हमें क्या होता है सैलरी के अलावा मिलती है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोल सकते हो उसको, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन प्रोविडेंट फंड, स्टेट काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं? तो प्रोविडेंट फंड सिंपली होता है कि जब आप कोई वर्क करते हो वहाँ पे आपका एम्प्लॉय जो आपके सैलरी से कुछ पार्ट कट करके कहीं जमा कर देता है, उसके बदले आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और उसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो 4 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में, देखते हैं नीचे, ठीक है। मैंने एक ये भी आंसर डाल रखा है और एक मैंने अच्छा सा आंसर भी डाल रखा है, तो ये भी इसी पीडीएफ में होगा, ढूंढ लेना आप, ठीक है। तो देखो सिंपली अगर प्रोविडेंट फंड को डिफाइन करें तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? स्कीम होती है, वेलफेयर स्कीम होती है, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, ठीक है। अंडर द स्कीम सर्टेन सम डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ सैलरी एज हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एवरी मंथ, ठीक है। द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टू द प्रोविडेंट फंड। दिस कंट्रीब्यूशन आर डिपॉजिट और इन्वेस्टेड। ये जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको डिपॉजिट कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। द इंटरेस्ट अर्नड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर। द बैलेंस thus keeps accumulating year after year. The times of retirement or resignation the क्या है accumulated amount is given to employee, ठीक है। तो ये होता है सिंपली क्या होता है, आप कोई वर्क कर रहे हो तो उसमें आपकी सैलरी से कुछ पार्ट जमा होता है, एम्प्लॉयर की सैलरी से कुछ पार्ट जमा होता है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको सिंपली, ठीक है। टाइप्स कितने होते हैं इसके? 4 होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज और लास्ट होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी में क्या होता है? सिंपली होता है गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं, उनके लिए होता है। रिकॉग्नाइज में क्या होता है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट स्कीम इज स्कीम टू हेल्प द एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा बोले तो ऐसा याद रखना कि जो भी 20 साल से ऊपर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए ही होता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज क्या होता है? जो लोग जॉब वॉब नहीं करते, अपने लिए वो एक तरह से प्रोविडेंट फंड बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये इससे करवा सकते हैं, ठीक है। फिर पब्लिक क्या होता है? सबके लिए अलाउ होता है, तो पब्लिक इसके लिए स्पेसिफिक आप थोड़ा सा पढ़ लेना डीपली, मैं बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कुछ लिखा भी हुआ है, जो ये स्पेसिफिक इससे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है जो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं तो उन पर टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज में 12% टैक्स होता है, ठीक है, और इसमें यूआरपीएफ में क्या होता है? थोड़ा बहुत टैक्स होता है इसमें। और फिर पीपीएफ में क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल एज दे आर ओनली एसएससी ओन कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें एसएससी की अपनी, पब्लिक में क्या होता है, हम खुद का अपना पीएफ अकाउंट खोलते हैं तो हमारा एम्प्लॉयर तो है नहीं कोई जो इसमें जमा करेगा, ठीक है, तो यही होता है इसका। फिर इंटरेस्ट क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम इंटरेस्ट भी होता है, इसमें कितना होता है? 9.5 होता है, इसमें नहीं होता, उसमें फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। बाकी क्या होता है? रीपेमेंट वेमेंट देख लेना आप, 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, स्किप कर देना, आपको स्किप कर देना, सॉरी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? इसके टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, राइट, एक्सेप्शन ऑफ इट, ठीक है। अब कैपिटल एसेट्स होते क्या हैं? सिंपली आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है टोटल, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी उसमें ऐड होती हैं, बस उसके कुछ एग्जाम्पशन होते हैं, वही एग्जाम्पशन पूछते हैं कि क्या इसके क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। तो जो जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे कुछ भी हो, कंपनी की टोटल प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। इससे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, अब कैपिटल एसेट के टाइप तो बहुत ईजी हैं। पहला क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है, क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। दूसरा शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, और शॉर्ट टर्म में क्या होता है? जो 1 साल से कम के लिए होते हैं। अब इसमें ना 1 साल तो होता है, मतलब 1 साल मतलब 12 महीने होता है, कभी कभी ना 34 महीने भी दे देते हैं, ठीक है, 12 महीने की जगह 34 महीने दे देते हैं, तो उसका केस भी आप एक बार डीपली स्टडी कर सकते हो। फिर उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये इजी है, ये आप कर सकते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, विच इनकम इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना है। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने कितने बार आया है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब मान लो आपने कोई लॉटरी से पैसे मिले, आपको पीएफ पे टैक्स मिला, ठीक है, डिविडेंड मिला, ठीक है, या फिर कोई आप लॉटरी में जीत गए, हॉर्स राइडिंग में जीत गए, तो ये जो भी इनकम सैलरी के अलावा होती है वो क्या होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। तो पेपर में पूछता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता क्या है, इसके क्या क्या मतलब क्या क्या इसके अंदर आते हैं। तो इसमें 10 चीज़ें आपको कम से कम याद कर लेनी है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। मैंने वैसे आंसर बता रखा है, मैं दिखा देता हूँ एक बार।
ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने बताया था वो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होते हैं यही होता है लॉटरी, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स राइड। ठीक है, अब यही है कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये सब होते हैं इनका पूछता है कि इसको कंप्यूट कैसे किया जाता है। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। लाइक पहला तो ये पूछ लेता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, इसको भी नोट कर लेना। फिर इसके बाद जो हमारे पजल्स होते हैं, लॉटरीज होती हैं, तो इनके इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो इसका एक मेथड्स होता है, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें याद करनी होंगी इसमें, तो मैं लास्ट में समझा दूंगा एक बार टाइम मिलेगा तो अगर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 BC में आता है, 13 BC में आता है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। क्लबिंग ऑफ इनकम, मान लो आप और मैं हूँ, ठीक है, आप बहुत अमीर हो, ठीक है, पैसे वाले हो, खूब पैसे लुटाते हो आप, ठीक है, बट आप कंजूसी क्या करते हो कि आप जब आपको टैक्स देना होता है तो आप क्या करते हो, आप ए हो, ठीक है, आप ए हो, मैं बी हूँ, ठीक है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। ये मान लो 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा और 6 पैसा। आपके पास ये, मेरे पास एक ही पैसा है। ठीक है, अब आपको 6 पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा, बट आप टैक्स से बचने के लिए अभी जो 3 पैसे हैं ना आपके, ये जैसे ही आपको टैक्स देना का टाइम आ रहा है, आप 3 टैक्स मेरे पास भेज दे रहे हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे टैक्स हैं, ये मान लो बहुत सारे पैसे हैं, ये भी हैं, ठीक है, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही आ रहा है इसमें से कुछ आप मेरे पास भेज दे रहे हो। ठीक है, अब जैसे मेरे पास आपने भेजा, इनकम टैक्स वाले आपकी सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स तो इतने पे ही लगाएंगे ना। और मेरा क्या है, मेरे जो टैक्स का क्राइटेरिया मैं उसके बाहर हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ। ठीक है, तो मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आप भी टैक्स से बच जाओगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि अपने जो इनकम है ना उसको क्या कर रहे हो, क्लब कर रहे हो। मतलब क्लब मतलब उसको और ज़्यादा ऐड ऑन कर रहे हो, कैसे, टैक्स से बच के। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट ऑफ लॉसेस। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब होता है, मान लो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, आप लॉस को कवर नहीं कर पा रहे, सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अगले ईयर कर सकते हो सेट ऑफ, उसके अगले ईयर भी कर सकते हो। तो टोटल कितने ईयर तक सेट ऑफ कर सकते हैं, कमेंट में आप बता देना कितने ईयर तक हमें मौका मिलता है कि अपने लॉस को सेट ऑफ करने का। अराउंड 3 ईयर होता है। ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर सकते हो कमेंट में। उसके बाद है हाउ द इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट टू बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब जो सेट ऑफ हम करते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसके लिए क्या क्या मतलब एक तरह से रूल्स हैं, तो रूल्स आपको बताने हैं। ठीक है, कैसे होता है। फिर डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम सिंपली जो लैंड से इनकम आती है उसे एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। इसके 2-3 कंडीशन होते हैं, कंडीशन मैं अभी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, दिखाई देता हूँ। ये रहा हमारा आंसर। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू अर्न अ रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स दैट इंक्लूड फार्मिंग लैंड, बिल्डिंग्स identified with an agriculture land, commercial produce from horticulture of land। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। अकॉर्डिंग टू दिस फ्रॉम लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, पहला है कि जो इंडिया में वो होनी चाहिए और जो उसका यूज़ होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन including processing of agriculture produce so as to render। ठीक है, if it fit the market or sale of such product। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, any income attributable to a farm house subject to satisfaction of certain condition specified in regard in section 2A। ठीक है, तो ये हो जाएगा। डी कंडीशन क्या होगी, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग, ठीक है, ग्रोन इन नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एन एग्रीकल्चर इनकम। तो 4 कंडीशन हो गए एग्रीकल्चर इनकम की। फिर एक पार्शियल इनकम एग्रीकल्चर इनकम भी पूछता है, तो पार्शियल भी एक बार देख लेना। ठीक है, उसके टाइप्स जो होते हैं वो देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन या सोर्स। ऐसे
एक ऐसे इनकम बोल सकते हो जो क्या होते हैं तुरंत उस पर टैक्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। टीडीएस यही होता है। इसके 5-6 एग्जाम्पल आप देख लेना, ठीक है। ईजी ये क्वेश्चन काफ़ी है, पेपर में आता भी काफ़ी बार क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का ट्रांसफर से आप क्या समझते हो ये बताना है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्टेड इनकम, ऊपर हमने डिस्कस किया था। सर ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्टेड इनकम में आते हैं। तो बहुत सारे इनकम होते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो आप देख लेना, कम से कम 10 याद रखना है एग्जेम्प्टेड इनकम के एग्जाम्पल। फिर व्हाट हैपन वाइल डिले इन फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। जब इनकम टैक्स रिटर्न में आप डिले करते हो तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ ये बताना है, ठीक है। सिंपली इसमें पैन का आ जाता है, पैन कार्ड से लिंक होता है आपका, तो आपकी डिटेल को बैन कर सकते हैं, आप पे और एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में मैंने बताया पैन हो गया, ठीक है, फिर पार्शियल इनकम हो गया, ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर IFOS हो गया, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट नोट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो एक बार, वहाँ पे है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये बता देता हूँ मैं एक बार। पहला जो क्वेश्चन है तो 14 मार्क्स का कंफर्म आएगा, 14 मार्क्स का, तो इसको आप कर लेना। फिर कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये भी आता है। फिर कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ये भी आता है। फिर इसके बाद एक आता है जो अभी मैंने दिखाया था आपको, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, कंपटीशन। फिर इसके बाद ये तो हो गया, मैंने बता दिया। फिर इसके बाद इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक डिफाइन कैपिटल एसेट्स, इस पर, ठीक है, और कौन कौन से एसेट हैं जिसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, तो मैंने शॉर्ट में इनके आंसर्स बता रखे हैं। ये क्वेश्चन हो गया। फिर जो ये हाउस रेंट अलाउंस होता है, ठीक है, जो इंडियन रेजिडेंट होता है, वो इसमें सारे मैंने अच्छे से समझा रखा है कि या तो 182 डेज और उससे ज़्यादा रेजिडेंट होना चाहिए, लेस देन अगर 182 डेज हुआ तो उसमें क्या कंडीशन है कि 120 डेज मोर एंड लेस देन 182 डेज, इसमें क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन आप अच्छे से देख लेना, तो इससे आपका ये समझ में आ जाएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, मैंने समझा दिया था, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम हो गया, हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए, व्हाट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एक्सप्लेन इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो पहला क्या होता है, डिविडेंड होता है। दूसरा क्या होता है, इनकम फ्रॉम विनिंग लॉटरी, क्रॉस वर्ड्स, पजल, ठीक है, ये होता है। एनी सम रिसीव्ड बाय SSC फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो ये होता है। फिर इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट आता है वो भी इसी के अंदर आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम मशीनरी, ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप अच्छे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में लिखने लायक है, इसको याद कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है, मैंने समझा दिया। आप अगर रीड करना चाहो मैं एक बार समझा देता हूँ दोबारा से। सेट ऑफ लॉसेस मीन्स सेटिंग ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द इनकम ऑफ द सेम ईयर, जो सेम ईयर का इनकम होता है उसको सेट ऑफ करना आता है। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट ऑफ द लॉसेस ड्यूरिंग द सेम असेसमेंट ईयर, ठीक है, अगर सेम असेसमेंट ईयर में हम सेट ऑफ नहीं कर पाते, ठीक है, तो same assessment year which they occurred so much of loss as has not been set off set off out a certain specific losses can be carried forward for being set off against his income in succeeding years, providing the loss have been determined in pursuance of a return filled by SSC within the time allowed, ठीक है। तो सिंपल इतना इंग्लिश देखने की जरूरत नहीं, मैं समझा देता हूँ कि वही होता है इसमें कि आप अगर आप सेट ऑफ अपना नहीं कर पाते, ठीक है, उसको कवर नहीं कर पाते, तो आप नेक्स्ट ईयर में कर सकते हो कवर, ठीक है। फिर सेटलमेंट क्या होता है, विनिंग ऑफ ये वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पे दे रखा है, ये देख लेना आप। फिर प्रोविडेंट फंड ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इनकम फ्रॉम इनकम डिडक्टेड TDS वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। TDS में क्या क्या आते हैं एग्जांपल्स देख सकते हो आप। सैलरी हो गया, सैलरी जैसे मिलेगी कट के मिलती है। प्रोफेशन फ़ी हो गई, ठीक है, कमीशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रेंट हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, TDS के एग्जांपल्स होते हैं। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कमीशन ऑन ब्रोकरेज हो गया, ठीक है, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हो गया। तो ये पॉइंट है। फिर पर्सन क्या होता है, शॉर्ट नोट में पर्सन पूछता है। SSC क्या होता है, SSC देख लेना आप एक बार। फिर प्रीवियस ईयर असेसमेंट डेट कब सेम होती है, मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। तो ये बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ से मेंशन करना भूल गया, ये आप देख लेना। तो अंडरस्टैंड बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन, फर्स्ट वी हैव टू गेट अंडरस्टैंड द व्हाट पीपल यूज टू डू अर्लियर बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो सिंपली बॉन्ड वाशिंग क्या होता है, देखो, बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन आर डील विद द सेक्शन 94 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कैप्चर द टैक्स evaders who just do a single transaction at the end of the year to avoid payment of tax or particular transaction, ठीक है। तो यही होता है बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन।
इसमें भी वही होता है, हम जो अपने शेयर्स क्या करते हैं किसी और को दे देते हैं ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े, यही होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एग्जेंटेड इनकम, और 8 को इसके एग्जांपल देने हैं। फिर कैपिटल गेन मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या डिफरेंस होता है, फिर पॉकेटीज़ क्या होती है, सब हमने डिस्कस कर लिया है। और व्हाट आर एग्जेंटेड इनकम, फुली एग्जेंटेड इनकम के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन कुछ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स वालों के लिए, ठीक है। पैन क्या होता है, कैजुअल इनकम तो बहुत बार आता है, इस बार भी आने के चांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, इसको कर लेना। ग्रेजुएटी क्या होता है, ठीक है। फिर HUF क्या होता है इसका, फिर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, TDS क्या होता है, रेजिडेंट स्टेटस ऑफ HUF क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए, इसको आप करके जाना। बाकी ये मैंने प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन बोले थे यहाँ दे रखे हैं मैंने, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर के मोस्ट ऑफ जो हैं वहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे ताकि आपके लिए क्या हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पेपर भी देख सकते हो, क्वेश्चन भी देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, फिर जाके डाउनलोड करना PDF, ठीक है। आप लोग PDF के पीछे भागते हो तो अच्छी बात नहीं होती, PDF के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। लगभग सारे आंसर्स में मेंशन है, ठीक है। जितना भी हो सके आप शॉर्ट नोट्स में भी मैंने कुछ दे रखे हैं, तो ये भी आप शॉर्ट नोट देख सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। सो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, नोट्स लिखने में, ठीक है। चीज़ें आप सोचते हो कि बहुत ईजिली हमें मिल जाती हैं, बट नहीं मिलती हमें, मेरे भी एग्जाम से, बट मैंने एग्जाम को छोड़ के, उसकी तैयारी को छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आपके लिए हेल्प हो सके, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।